कि यू चूज योर ओन मोटिवेशन। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी जिंदगी है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझो बात को, तुम में से कितने सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का तो पता भी नहीं चलता, बहुत सारे लोगों से तो मुलाकात भी नहीं हो पाती, उसके बावजूद भी सर जिनका सिलेक्शन नहीं होता हमें उनका भी पता नहीं चलता। आप सोचिए नुकसान किसका हो रहा है, अल्टीमेटली लॉस में या फायदे में कौन है? सर लॉस और फायदे में तो सर एज अगर मैं बात करूं तो सर ये तो स्टूडेंट ही है सर। तो ये तो स्टूडेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अपने मोटिवेशन को खुद से चूज करे। आप चूज करिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे पता चलने से पहले आपको पता चल जाती है कि भाई देखो ऐसा आज मैं डाउन हूं यार, आज डिमोटिवेटेड। तो न जाने अंदर से ऐसा क्या होगा कि आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे। मेरा काम तो मोटिवेशन का है, मेरा पेरेंट्स का काम, आपके दूसरे टीचर्स का काम, पल पल आपको समय समय पर आपको जगाना, ये काम तो हमारा है। लेकिन यार उसमें हमारे पास रेगुलर बेसिस पर इतना टाइम नहीं होगा कि आपको हर दिन हम मोटिवेट करते रहें। समझो आपको, तो ऐसे में आपको अपना मोटिवेशन को चूज करना पड़ेगा और नहीं बचेगी। तो इसका मतलब सर वो अंग्रेजी की एक लाइन क्या है हमें वो सीखनी है। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद इस चैप्टर की शुरुआत होगी, बिकॉज़ ये एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा पुराना चैप्टर है जो हम मूल कांसेप्ट में पढ़ते थे, लेकिन मैं उसको पूरी शिद्दत के साथ 5-6 क्लासेस में कराऊंगा, दिल खोल कर कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इस कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल पूरी केमिस्ट्री में आगे पीछे होता रहता है। तो मैं उसको पूरा शिद्दत से एकदम बेसिक लेवल से, एसिडिक लेवल से, पता नहीं किस लेवल से, हर लेवल से कराने की कोशिश करूंगा। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है वेपर प्रेशर, यानी सॉल्यूशंस या सॉल्वेंट्स के वेपर प्रेशर क्या होते हैं, वो किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे जो इस चैप्टर का बहुत अहम हिस्सा है। हम आइडियल लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सॉल्यूशंस की कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। हम कुछ ना कुछ एब्नॉर्मलिटीज के बारे में बात करेंगे जो सॉल्यूट्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद शो करता है, जिसको वैन फैक्टर से कैलकुलेट किया जाता है। और साथ ही साथ हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी, जिसको हेनरीज लॉ कहा जाता है, जिस पर सवाल हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है फॉर्मूला बेस्ड। हम इन कुछ 6-7 टॉपिक्स को मेजरली डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ जाए, हालांकि हम और भी बातें करेंगे, कुछ और भी अलग-अलग तरह की बातें करेंगे। इन कंसंट्रेशन टर्म्स में मैं कोशिश सॉल्व, यानी एक चीज तो कंफर्म हो गया, सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट कौन है? शुगर प्लस टी पाउडर। बिल्कुल सही, शाबाश। पहला सवाल जिसने सही किया है वो अपने नंबर 1 ले लिए। 10 नंबर उसके पक्के। क्लियर? ठीक है, तो 10 नंबर उस बच्चे को मिल जाने चाहिए जिसने पहला सवाल सही कर दिया। चलिए रैपिड फायर में आता है दूसरा सवाल। शिकन जी जल्दी से बता दो कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है? सर साफ समझ में आता है, शिकन जी भी लिक्विड फेज। फटाफट रैपिड फायर आंसर लिखो भाई, कौन सा मेरा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है? अगर शिकन जी की बात करें तो 10 नंबर उस बच्चे को मिल जाएंगे जिसने पहला सवाल सही किया है। अब आता है दूसरा सवाल। साफ समझ में आता है सर, शिकन जी लिक्विड है, मैं आंसर देने जा रहा हूं भाई जल्दी से। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिख लिया होगा। सर वाटर लिक्विड है, ये सॉलिड है। सर लेमन जूस भी लिक्विड है। सर अब आप बताइए डिसाइड कैसे करेंगे? सर अगर ये लिक्विड है तो सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा ही होगा, लेकिन सर दो लोग लिक्विड है, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? अरे तो जब दो लोग सेम हो गए तो अमाउंट डिसाइड करेगा। सर इसमें क्या सोचना, सर लेमन जूस तो कम ही डाला जाता है सर, हमें खट्टी शिकंजी इतनी पसंद नहीं है, तो ऐसे में सॉल्वेंट हमारा फिर से वाटर बनेगा। और जो लेमन जूस है प्लस शुगर, ये क्या बन गए? सर ये मेरे सॉल्यूशन। विनेगर बहुत आसान है सर। विनेगर हमें पता ही है सर, आप सब लोग जानते हैं एसिटिक एसिड को आप पानी में घोलते हैं और जनरली क्योंकि बोला यही जाता है कि हमने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो इसका मतलब सर क्योंकि एसिड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर क्योंकि डिसॉल्व हो रहे हैं तो इसलिए वाटर सॉल्वेंट हो गया, और जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं विनेगर की बात करता हूं सब लोग अपना आंसर करेंगे, सॉल्यूट मेरा विनेगर में एसिटिक एसिड है और सॉल्वेंट मेरा वाटर। शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी जिन बच्चों का ये चौथा सवाल भी सही हुआ उन बच्चों के 40 नंबर पक्के हो गए। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आप 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम पानी है, सर कैसे डिसाइड करेंगे? सर बहुत आसान है, ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं, साफ दिखाई देता है कि ग्लूकोज को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये 10 ग्राम ग्लूकोज है और ये 90 ग्राम वाटर है, इसके जब आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो 10/180 आएंगे, और जब आप इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो 90/18 निकल के आएंगे। साफ समझ में आता है, ग्लूकोज का जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 180 होता है, और पानी का अगर आज तुम्हें पता चल गया पानी का मॉलिक्यूलर वेट पानी का मॉलिक्यूलर वेट तो मोल्स विल बी वेट अपॉन मोलर मास। इसके मोल्स कितने हैं सर? साफ समझ में आता है, पानी के मोल्स ज्यादा है तो हमारा सॉल्वेंट वाटर होगा। इस बच्चे का ये सवाल सही हुआ, इसको 50 नंबर के होते हैं। नेक्स्ट सवाल, 5 मोल इथेनॉल 2 मोल वाटर। सर ये दिक्कत है, ये इथेनॉल के 5 मोल है सर, वाटर के साथ, लेकिन हमने तो ये बोला वाटर और इथेनॉल वाटर सॉल्वेंट होगा ना, हम वो दोनों लिक्विड। अरे भाई अगर आप इथेनॉल को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूशन तैयार होगा, वो किस फेज में होगा? सर जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो लिक्विड फेज होगा। बिल्कुल सही सर, वाटर भी लिक्विड होगा, इथेनॉल भी लिक्विड होगा। अब जब दोनों लोग सेम फेज में हो तो कौन डिसाइड करेगा? सर दोनों लोग सेम फेज में हो तो अमाउंट क्या है? मोल होगा और मोल लेके साथ में जाता है, इथेनॉल के मोल ज्यादा लेके सही बात। आप सॉल्वेंट बात करें तो इथेनॉल सॉल्वेंट है, लेकिन इथेनॉल होगा तो इथेनॉल लिक्विड होगा। बात को यानी अगर आप सॉल्वेंट बात करें तो इथेनॉल होगा, क्योंकि मोल्स और इथेनॉल ज्यादा दिखते हैं, पूछा ही जाता है। तो एक बेसिक बात हमें समझ आनी चाहिए कि सॉल्यूशन का जो भी फेज होगा वो सॉल्वेंट डिसाइड करेगा, यानी सॉल्वेंट का फेज और सॉल्यूशन का फेज सेम। उससे समझ आ गई है। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, जबरदस्त कंसंट्रेशन टर्म मजा आने वाला है। लोग हैरान हो जाएंगे कि बिना किसी फॉर्मूले के आप कंसंट्रेशन टर्म कैसे इंटररिलेट कर पाते हैं। मोलारिटी से मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मलिटी, मोलारिटी